हेलो एवरीवन। ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते होंगे, हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज आईएएस पीसीएस पीटी कम मेंस के बैचेज रनिंग हैं। 2 बैचेज इस समय चल रहे हैं और साथ ही साथ कंप्लीट बैच तो पीटी कम मेंस का चल ही रहा है। साथ ही साथ हमारे यहाँ एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ है, यानी सभी सब्जेक्ट के जीएस के जितने भी सेक्शन हैं, जितने सब्जेक्ट हैं, उनका मॉड्यूल वाइज भी क्लासेस शुरू हो गए। जैसे पॉलिटी का मैं डील कर रहा हूँ मॉड्यूल्स क्लास, इसी प्रकार से ज्योग्राफी का अमन अर्जुन सर, और इसी प्रकार से देखा जाए तो हिस्ट्री और इकोनॉमी ये उपेन सर, और साइंस एंड टेक जो है अनुराग सर। इस प्रकार से देखा जाए तो मॉड्यूल्स वाइज क्लास भी आपको मिल रहा है, कंप्लीट बैचेस भी, और पीटी कम मेंस का क्लास। तो बच्चों, हम लोग आज देखा जाए आज जो बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, सिविल सर्विसेज में जो क्वेश्चन के नेचर होते हैं, प्रश्नों की प्रकृति होते हैं, उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन, तथ्यात्मक प्रश्न कम होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं जो कैसे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल, यानी अवधारणात्मक होते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, किसी टॉपिक से क्वेश्चन हुआ, उसकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट अवधारणा क्या है, अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन का जवाब, पीटी का भी क्वेश्चन का जवाब आप देने में सक्षम नहीं हो। इसीलिए सही तरीका होता है स्टडी करने का सिविल सर्विसेज के लिए कि सिर्फ पीटी स्टडी न किया जाए, सिर्फ लाइनिंग, सिर्फ फैक्चुअल स्टडी न किया जाए। बस जो भी टॉपिक पढ़ें उनके कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से, और कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तभी पीटी के क्वेश्चन भी अच्छे से करेंगे। क्योंकि पीटी में भी जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ देखते होंगे, एसर्शन दिया गया है और नीचे उनके रीजन दिए गए। इस प्रकार से देखा जाए तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सेंटेंसेस दिए गए हैं और नीचे कुट बनाकर दिए गए हैं कि कौन सा शब्द है। तो पूरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 5-6 सेंटेंस, 4-5 सेंटेंस दिए। अगर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं तो फिर आप अच्छे से सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे ऑप्शन को। तो चलिए, इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। इसमें कॉन्सेप्चुअल एंड फैक्चुअल सभी क्वेश्चंस हैं, और इस प्रकार से देखा जाए ये क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल होंगे, एक्सप्लेनेशन बहुत उपयोगी, बहुत यूजफुल होंगे सिविल सर्विसेज आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए। सीडीएस एग्जाम आप देते हैं जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, सीडीएस एग्जाम देते हैं तो सीडीएस, सीएपीएफ जो यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं। इन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन बहुत ही उपयोगी, यूजफुल होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह से बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अर्थात हिंदी में कहा जाएगा कि माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान सभा के जो मेकर्स थे, या कहिए संविधान के जो निर्माता थे, उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनकी मस्तिष्क की जो थिंकिंग थी, उनके दिमाग, उनके विचार, मस्तिष्क किसके द्वारा रिफ्लेक्ट होता है, या हिंदी में और क्लियर कहिए तो इस तरह से कहेंगे कि संविधान के निर्माताओं के विचार संविधान के किस व्यवस्था के द्वारा परिलक्षित होता है, प्रतिबिंबित होता है, प्रदर्शित होता है। ये हिंदी में आप कह सकते हैं। आइए देखा जाए, संविधान, भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसके द्वारा संविधान सभा के सदस्य या संविधान निर्माता जो थे, उनकी भावना, उनके विचार, उनकी थिंकिंग, उनकी सोच उसके द्वारा प्रदर्शित होता है, प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्टेड होता है। तो ये ऑप्शन दिया गया है प्रियम्बल। बच्चों, सही मायने में इस क्वेश्चन का जवाब यही है, ये ऑप्शन। कहा गया है प्रियम्बल में, स्टार्टिंग में ही कहा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो दिया गया है, ये पूरी तरह से ये आम जनता के द्वारा जो इलेक्टेड, आम जनता के द्वारा इलेक्टेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर थी, वो डायरेक्ट तो इलेक्टेड नहीं थी। जैसे आज देखते होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के मेंबर इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। पब्लिक इलेक्ट करती है किसको, एमएलए को। आम जनता के द्वारा इलेक्टेड एमएलए होते हैं, यानी डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। और इलेक्टेड जो एमएलए है वो वोटिंग करते हैं मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ असेंबली के जो मेंबर थे, संविधान सभा के सदस्य, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंस, प्रांतों के प्रतिनिधि
सबसे पहले चुने गए किसके द्वारा? जनता के द्वारा। तो जनता ने इलेक्ट किया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंस, प्रांतों के प्रतिनिधि को। उस समय प्रांतों के प्रतिनिधि आज एमएलए के रूप में कहेंगे। तो आज जो एमएलए इलेक्ट किए जाते हैं जनता के द्वारा, भारत के नागरिक, ऐसे नागरिक जो 18 ईयर्स या मोर देन दिस एज, 18 वर्ष या इनसे ज्यादा अवस्था है, इस अवस्था की पब्लिक आज वोटिंग करती है एमएलए के लिए। और एमएलए जो इलेक्टेड हैं जनता के द्वारा, वो वोटिंग करते हैं मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी राज्यसभा के सदस्यों के लिए वोटिंग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर भी, यानी उस समय की पब्लिक ने डायरेक्ट वोटिंग किया किसके लिए? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंस, प्रांतों के प्रतिनिधि। और वे प्रांतों के प्रतिनिधि वोटिंग किए किनके लिए? मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा के सदस्य। यानी संविधान सभा के सदस्य जो थे वो पूरी तरह से कहा जाए उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व किसका था? पब्लिक। जैसे आज पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होते हैं, तो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर के द्वारा इंडिया के पब्लिक का प्रेजेंस, उपस्थिति माना जाता है, क्योंकि इंडिया की पब्लिक ही उनको इलेक्ट करके भेजा है। तो इस तरह से प्रियम्बल जो व्यवस्था दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो मेंबर थे उनकी विचार, उनकी भावना पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होता है प्रियम्बल का। शुरू में कहा भी गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो भारत के लोगों के लिए किस तरह से हमारे देश का संविधान फ्यूचर में होगा, किस तरह से व्यवस्था होगी भारत की, ये पूरी तरह से प्रियम्बल के द्वारा ही रिफ्लेक्ट होता है। प्रियम्बल को माना जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का समरी है, ये भारतीय संविधान का एक सारांश है, भारतीय संविधान का एक सार है। यह भी माना गया है कि सिर्फ प्रियम्बल का कोई स्टडी कर ले तो बहुत अच्छे ढंग से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे ढंग से मेजरमेंट, मूल्यांकन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना प्रियम्बल को बहुत अच्छे से स्टडी कर ले, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी नहीं किया, सिर्फ प्रियम्बल का अच्छे से स्टडी कर लिया, प्रस्तावना का अच्छे से अध्ययन कर लिया, तो भारतीय संविधान, कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे ढंग से मेजरमेंट, मूल्यांकन कर सकता है। इसलिए माना गया है कि प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है। प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, भारतीय संविधान के जो निर्माता थे, उनकी विचार, उनकी भावना, उनकी इमोशन पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होता है किसके द्वारा? प्रियम्बल के द्वारा। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा क्या? प्रियम्बल। इसका नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया, उस पर भी चर्चा कर लें, क्यों नहीं होगा अगला ऑप्शन, उस पर भी बातें कर लें। तो बी ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स। दरअसल फंडामेंटल राइट्स में इंडियन सिटीजन और इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए उनके अधिकारों की बात की गई है। फंडामेंटल राइट्स सिर्फ अधिकार, उनके फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटली जो राइट है उनकी बात की गई। यानी किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो मेंबर से, या कहिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उनकी भावनाएं फंडामेंटल राइट के द्वारा कोई रिफ्लेक्शन कुछ नहीं। नेक्स्ट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्टिव, कुछ निर्देश दिए, यानी भारत के विकास, डेवलपमेंट के लिए, भारतीय लोगों के भविष्य में हर तरह से डेवलपमेंट, विकास हो, इसके लिए उन्होंने कुछ प्रिंसिपल तैयार किया और उन्हीं प्रिंसिपल को इंडिया स्टेट, भारत की सरकार को वो डायरेक्टिव के रूप में दिए। तो प्रिंसिपल जो डायरेक्टिव के रूप में दिए, इसलिए उसका नाम दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इंडिया स्टेट को जो प्रिंसिपल तैयार किए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर इंडिया स्टेट को डायरेक्टिव के रूप में दिए और इसीलिए नाम पड़ा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इंडियन सोसाइटी के सोशल, इकोनॉमिकल, अनेक तरह से डेवलपमेंट की जो बात है, वो डायरेक्टिव के रूप में, निर्देश के रूप में भारत की सरकार इंडिया स्टेट को दी गई है संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल के द्वारा किसी तरह से संविधान निर्माताओं की सोच, एक्सप्रेशन इसके द्वारा नहीं माना जाए। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। आपके संविधान में, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज व्यवस्था था ही नहीं। हमारा क्लोज फ्रेंड, इंडिया का क्लोज फ्रेंड रशिया, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज की प्रोविजन थी। और इंडिया कंट्री में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी ने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित होकर उन्होंने व्यवस्था देना चाहा और इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी सेटअप किया, यानी कमेटी सेटअप किया फंडामेंटल ड्यूटीज पर विचार करने के लिए। उस कमेटी का चेयरमैन इंदिरा जी ने अपॉइंट किया सरदार स्वर्ण सिंह को।
और उन्हीं के नाम पर कमेटी का नाम पड़ा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इन्होंने पार्लियामेंट में बिल लाए, डिस्कस हुआ, पास हुआ और 42nd अमेंडमेंट के नाम से जाना गया। 1976 की बात है और इसी अमेंडमेंट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को समाहित किया गया, इंक्लूड किया गया, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो लास्ट आर्टिकल है 51, उसी में ये व्यवस्था दिया गया 51 ए में, और इस प्रकार से ड्यूटीज की व्यवस्था दी गई आर्टिकल 51 ए में। ठीक है, तो ये ड्यूटीज की व्यवस्था आज के डेट में कहा जाए, इनिशियली प्रारंभिक रूप से इंदिरा जी की सरकार ने 10 ड्यूटीज की व्यवस्था दिया, बट अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 86 अमेंडमेंट किया 2002 में। 86वां संशोधन अधिनियम अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया 2002 में, और इस तरह से एक और ड्यूटीज एडिट कर दिया। वह ड्यूटीज है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, उनके गार्जियन को ड्यूटी दिया गया है अच्छे ढंग से केयर टेकिंग, स्पेशली उनके फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट यानी स्वास्थ्य को ध्यान में रखना, साथ साथ एजुकेशन ध्यान, ये गार्जियन को ड्यूटी दिया गया। तो इस तरह से आज के डेट में ड्यूटी की संख्या 11 है, 11 है। तो आपने देखा फंडामेंटल राइट्स अधिकारों की बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में डेवलपमेंट विकास की बात करता है, और डी फंडामेंटल ड्यूटीज कर्तव्यों की बात करता है। अनेक कर्तव्य दिए गए, टोटल कर्तव्य आज कितने हैं? 11। लेकिन संविधान निर्माताओं के जो सोच, भावनाएं, इमोशन थे, वो रिफ्लेक्ट किसके द्वारा होता है? आपका जवाब ये होगा, प्रियम। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स on which a constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislature of not less than one half of the states। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें यह कहा गया है कि भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन है, कौन से ऐसे विषय में संशोधन है कि भारत के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के सपोर्ट, समर्थन की जरूरत होती है। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, 3 टाइप्स से चेंजिंग होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजिंग परिवर्तन होते हैं 3 टाइप से, 3 प्रकार से। नंबर फर्स्ट होता है जो सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं, और सिंपल मेजॉरिटी से क्या होते हैं उनको समझ जाइए। सिंपल मेजॉरिटी से होता है न्यू स्टेट फॉर्मेशन, नए राज्य का निर्माण, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये व्यवस्था कैसे होते हैं? पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से। तो इसी प्रकार से देखा जाए कुछ और बातें, किसी स्टेट का नेम चेंजिंग, जैसे पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी। तो किसी स्टेट का नेम चेंजिंग, एरिया बाउंड्री चेंजिंग या न्यू स्टेट फॉर्मेशन। फिर से सुनिए, नए राज्य का निर्माण, उसका नाम, क्षेत्र सीमा में परिवर्तन, ये सारे काम होते हैं पार्लियामेंट के बाय सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत, और भारत के आधे राज्यों के विधानमंडल की समर्थन की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, और भी विषय हैं, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन करना हो या एबोलिशन, यानी किसी भी राज्य में विधान परिषद है उसकी समाप्ति, एबोलिशन करना। उत्साधन, जिसे संविधान में शब्द इस्तेमाल किया गया, समाप्ति, या किसी राज्य में नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का गठन करना हो, क्रिएशन करना, यह भी आता है पार्लियामेंट के बाय सिंपल मेजॉरिटी, राज्य विधानमंडल की सपोर्ट नहीं। इसी प्रकार से देखा जाए तो और भी बातें यहां देखिएगा, यह दिया गया है 4th पॉइंट, एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ए स्टेट। तो किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति की बात है, यह सिंपल मेजॉरिटी से होता है और इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर की सपोर्ट की जरूरत नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से देखा जाए तो एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो एबोलिशन की बात की गई है, या किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद नहीं है, क्रिएशन करना हो, तो भी ये काम होते हैं अंडर आर्टिकल 169। तो अनुच्छेद 169 में व्यवस्था है लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्रिएशन एंड एबोलिशन, विधान परिषद के गठन और समाप्ति। बच्चों, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है या समाप्ति, प्रोसीजर क्या है समझिएगा। इसका प्रोसीजर क्या है? राज्य की सरकार एक विधेयक लाएगी, अगर ऑलरेडी है विधान परिषद, समाप्त करना चाहती है, तो विधेयक का नाम होगा विधान परिषद की समाप्ति।
एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उस विधेयक को राज्य की सरकार पास करेगी अपने स्टेट लेजिस्लेचर के लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी राज्य विधानमंडल के विधानसभा से पास करेगी। कितनी मेजॉरिटी? स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत से पास करेगी, और विशेष बहुमत से पास करके स्टेट गवर्नमेंट इसको सेंड कर देगी, भेज देगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पार्लियामेंट से फिर पास कराएगी। एक्सेप्ट करती है, चाहती है तो, नहीं तो इग्नोर कर देगी, कहानी यहीं खत्म होगी। चाहती है, एक्सेप्ट करती है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास कराएगी। संसद के दो सदन आप जानते ही होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। कितनी बहुमत से पास कराना होगा? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, बाई सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत। सिंपल मेजॉरिटी होता है किसी भी हाउस में प्रेजेंट मेंबर का हाफ प्लस वन, उपस्थित सदस्यों का आधा प्लस वन। इस बहुमत से पास हो गया। जब पास हो गया तो बस उसी के साथ देखा जाए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दिया, और उसी के साथ अगर विधेयकता विधान परिषद की समाप्ति, एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो जिस राज्य की सरकार ने ये काम किया है, प्रोसीजर की शुरुआत इस विधेयक का, उस राज्य में विधान परिषद समाप्त हो गया। और अगर गठन के लिए है तो ऑलरेडी नहीं था, अब गठन होगा। एग्जाम्पल भी दे दो, आपके कंट्री में एक राज्य आंध्र प्रदेश राज्य, इसका एग्जाम्पल। आंध्र प्रदेश राज्य ने क्या किया? अंडर आर्टिकल 169 आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये विधान परिषद की समाप्ति विधेयक पास किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? बस वो भी सपोर्ट किया, पार्लियामेंट से पास कर दिया, और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद समाप्त हो गया। कुछ समय के बाद आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का इलेक्शन हुआ, और वह पार्टी जो विधान परिषद को आंध्र प्रदेश में समाप्त किया, वो आंध्र प्रदेश में पराजित हुई। अपोजिशन की पार्टी जबरदस्त मेजॉरिटी में आ गई, तो अपोजिशन अब रूलिंग पार्टी हो गई, और अब न्यू सरकार का विचार हुआ कि आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए। अब उसने बिल लाया, क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का गठन। प्रोसीजर सेम है बच्चों, जो अभी बताया है, पास हो गया, और आंध्र प्रदेश में फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन हो गया। तो पूरी प्रोसीजर आपने देखा, यानी पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से लेजिस्लेटिव काउंसिल के समाप्ति की बात हो, एबोलिशन हो, या गठन की बात हो, क्रिएशन की बात हो, पार्लियामेंट से सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है। राज्य विधानमंडल का कोई सपोर्ट समर्थन, भारत के आधे राज्यों के विधानमंडल का सपोर्ट समर्थन नहीं चाहिए। क्लियर? अन्य विषय देखें, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, और नेक्स्ट है लिस्ट इन द 7 शेड्यूल। बच्चों ध्यान दीजिए, दरअसल अमेंडमेंट की बात किया है, चेंजिंग, परिवर्तन, तो फर्स्ट कैटेगरी सिंपल मेजॉरिटी। सेकंड कैटेगरी जो व्यवस्था दिया गया है, पार्लियामेंट से स्पेशल मेजॉरिटी, और भारत के हाफ स्टेट लेजिस्लेचर का सपोर्ट भी चाहिए। तो एक दूसरे कैटेगरी का कुछ विषय होते हैं जो इतनी बड़ी मेजॉरिटी चाहिए, यानी पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी और हाफ स्टेट लेजिस्लेचर का सपोर्ट भी। ऐसे विषय पर मैं चर्चा कर दूं, ऐसे कौन कौन विषय? नंबर फर्स्ट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी चेंजिंग, परिवर्तन करना है तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी, यानी संसद के दोनों सदनों से सेपरेट विशेष बहुमत और भारत के हाफ स्टेट लेजिस्लेचर का ये सपोर्ट चाहिए। कितनी मेजॉरिटी? सिंपल मेजॉरिटी। ये समर्थन चाहिए, इतना समर्थन मिल गया तभी अमेंडमेंट होगा। और ऐसे विषय कौन है? जैसे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें दिया गया। नेक्स्ट कौन है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, यानी संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। अगर ये भी चेंजिंग करना है तो इतनी बड़ी बहुमत। और नेक्स्ट होता है लिस्ट इन द 7 शेड्यूल, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई मैटर्स है। इसी प्रकार से और भी मैटर है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर, शक्तियों से संबंधित कोई चेंजिंग करना है तो भी इतनी बड़ी मेजॉरिटी। आगे भी है, जैसे सेंटर और स्टेट के बिटवीन लेजिस्लेटिव पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो भी इतनी बड़ी मेजॉरिटी। ठीक है। और नेक्स्ट है सेंटर और स्टेट के बिटवीन जो एग्जीक्यूटिव पावर है, सेंटर और स्टेट के बिटवीन एग्जीक्यूटिव पावर को जो एक्सटेंड करना है, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। और साथ साथ और भी मैटर हैं। और क्या है? इटसेल्फ आर्टिकल 368, स्वयं अनुच्छेद 368। आप सभी जानते होंगे अंडर आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 में भारत के संविधान में संशोधन की व्यवस्था है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है। तो स्वयं अनुच्छेद 368 में अगर परिवर्तन करना है, संशोधन, वो भी इसी कैटेगरी में आता है, इतनी बड़ी मेजॉरिटी।
ठीक, तो इस तरह से इतने सारे मैटर्स हैं जो अंडर दिस आते हैं। तो सभी मैटर मैंने बताया, उनमें से 3 मैटर यहां दिए गए हैं, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, लिस्ट इन द 7 शेड्यूल। तो 3 बातें ये आ गए इस कैटेगरी में। चौथा, एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए, तो लेजिस्लेचर काउंसिल दिया है, ये नहीं आएगा। तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा 1 2 3, और 1 2 3 दिया है ए ऑप्शन, इसलिए सही ऑप्शन होगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जनहित याचिका, आम जनता के हित में जो याचिका लाए जाते हैं, तो ये जब आया तो उस समय हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, या किनके मुख्य न्यायाधीश रहते हुए जनहित याचिका आया हमारे देश में। हमारे ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश के न्यायिक प्रणाली में किस मुख्य न्यायाधीश के समय में जनहित याचिका आया। समझ गए सभी लोग। ए ऑप्शन दिया गया है हिदायतुल्लाह जी, बी ऑप्शन है ए एम अहमदी, सी ऑप्शन ए एस आनंद, डी है पी एन भगवती। समझिएगा, दरअसल इस क्वेश्चन का सही जवाब पी एन भगवती होगा। 1985 टू 1986 का ड्यूरेशन है जो आपके देश में ये PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका हमारे देश में आया। एक ग्रेट चीफ जस्टिस हमारे देश के हुए जस्टिस PN भगवती साहब। PN भगवती साहब का दिमाग यहां गया कि सामान्य रूप से हमारे देश में ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं, बहुत पुअर हैं, तो अनपढ़ भी हैं और बहुत पुअर हैं, अनेक समस्याओं से ग्रसित हैं, या कई ऐसी समस्याएं हैं जो उनकी आवाज उनकी समस्या पर, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो न्यायपालिका तक वो नहीं पहुंच पाती। ये इनके दिमाग में गया और इस तरह से इन्होंने एक तरह की व्यवस्था प्रोवाइड किया जिसको नाम दिया गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका। तो 1985 PN भगवती साहब चीफ जस्टिस थे और उन्हीं के समय में आया। तो कमीशन आपसे यह भी क्वेश्चन कर चुका है, हु वाज फादर ऑफ PIL या हु वाज फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आपका सही जवाब होगा PN भगवती साहब। बच्चों लेकिन जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है इसको भी समझिएगा। दरअसल फंडामेंटल क्यों जरूरत पड़ी इसको भी समझिए। दरअसल फंडामेंटल राइट्स जो होता है उसको किसी भी लॉ से अगर किसी भी तरह से लॉस नुकसान हुआ, अफेक्टेड हुआ, तो फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है रीट की। अंडर आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में व्यवस्था है, हम लोग अपने फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथराइज है 5 रीट ऑर्डर करने के लिए, यानी सर्वोच्च न्यायालय संविधान के द्वारा अधिकृत है 5 रीट ऑर्डर करने के लिए। 5 रीट कौन होते हैं? हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड परमादेश यानी मैंडेमस, एंड थर्ड प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, एंड नेक्स्ट होगा फोर्थ उत्प्रेषण सर्टियोरेरी, और नेक्स्ट एंड लास्ट होगा फिफ्थ अधिकार परीक्षा क्यो वारंट। तो इन्हीं 5 में से कोई एक रीट हम भारत के नागरिक अपने मूल अधिकारों के प्रोटेक्शन संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एप्लीकेशन देके और निवेदन करते हैं प्रोटेक्शन संरक्षण। और जिस एप्लीकेशन का आपने जिस रीट का एप्लीकेशन दिया, डिमांड किया, उसको ऑर्डर करके सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन संरक्षण देता है। और बच्चों समझिएगा, ये प्रोटेक्शन की व्यवस्था अंडर आर्टिकल 226 भी है, अनुच्छेद 226 में भी व्यवस्था है। किसको? हाई कोर्ट को ये पावर है। तो हम लोग हाई कोर्ट में अगर एप्लीकेशन देते हैं फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए, तो किस आर्टिकल के अंडर? अंडर आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226। और इस तरह से हाई कोर्ट में इन्हीं में से कोई एक फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए इन्हीं में से कोई एक रीट एप्लीकेशन देकर डिमांड करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, और उस रीट को ऑर्डर देकर के हाई कोर्ट क्या करता है? आपके मूल अधिकारों को संरक्षण देता है।
लेकिन ध्यान दीजिएगा, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, हाई कोर्ट को नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया में आज के डेट में 25 हाई कोर्ट्स हैं। तो जिस हाई कोर्ट में आपने एप्लीकेशन दिया अपने मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए, अगर उस हाई कोर्ट ने रिट ऑर्डर करके प्रोटेक्शन संरक्षण दिया, ठीक है, लेकिन आपका प्रतिद्वंदी, आपका प्रतिवादी जो है, आपके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, तो हाई कोर्ट का दिया गया डिसीजन फाइनल, अंतिम नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन ऑर्डर करता है वो फाइनल, अंतिम होता है। इसलिए सुप्रीम जो कहता है, जुडिशरी के मामले में सुप्रीम जो कहता है वही एक लॉ होता है, मान्यता उसी को दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर डिसीजन दिया फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के केस में, वो कहीं उसके अगेंस्ट चैलेंज नहीं होगा। इसलिए गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जुडिशरी के मामले में, गार्जियन की बात किया जाए इस मामले में, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। इसी कारण से समझिएगा, तो इस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स के गार्जियन के रूप में है। अब देखिए, फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के मामले में हमको आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर प्रेजेंट उपस्थित होकर एप्लीकेशन देना है, तभी हियरिंग होगा, तभी प्रोटेक्शन। लेकिन अभी मैंने क्या, पीएन भगवती साहब के दिमाग में ये बात आया कि आम जनता जो दीनहीन गरीब है, समस्याओं से ग्रसित है, उनके मुद्दे, उनके प्रॉब्लम तो जुडिशरी तक नहीं पहुंच पाते। और इस तरह से जो वहां फंडामेंटल राइट के केस में व्यवस्था है कि अगर हमारी फंडामेंटल राइट अफेक्टेड हुआ तो हम ही एप्लीकेशन देंगे, दूसरा नहीं। लेकिन उन मामलों में जो ऐसे कमजोर वर्ग हैं, समस्याओं से ग्रसित हैं और वो कोर्ट नहीं जा सकते, तो गरीब हैं या अनपढ़ गंवार हैं, जो भी समस्याएं, तो इसलिए ये पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में व्यवस्था क्या है? नंबर फर्स्ट, कोई जरूरी नहीं कि आप कोर्ट जाएं, आप कोर्ट में प्रेजेंट हुए बिना आपका काम हो जाएगा। कैसे? आप एक पोस्ट कार्ड पर अपनी समस्या लिख करके और एड्रेस सुप्रीम कोर्ट का दिया, आपने सेंड कर दिया, यानी पोस्ट ऑफिस के जो लेटर बॉक्स है उसके द्वारा पहुंच गया, और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले लेगा, कार्रवाई हो जाएगी। समस्या किसी और का है, किसी और ने किया, आम जनता के हित में मैंने ऐसा किया, किसी और ने किया, जरूरी नहीं कि जिसकी समस्या है वही करे, आम जनता पब्लिक इंटरेस्ट में आप कर रहे हैं, और इस तरह से सुनवाई होगा, सब कुछ हो गया। आप इतना भी लेटर राइटिंग ना करें, आप घर बैठे अगर कोई न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन, आप अपने मोबाइल से फोन करके न्यूज़पेपर मैगजीन के ऑफिस में आपने ये बात इन्फॉर्म कर दी, जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, जनसत्ता, ऐसे किसी न्यूज़पेपर में, और न्यूज़पेपर में वो न्यूज पब्लिश हुआ आम जनता से संबंधित, उस न्यूज़पेपर के न्यूज खबर को पढ़ करके जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पीआईएल एक्शन ले लेती है। तो आपने देखा फंडामेंटल राइट्स के केस में जो प्रोटेक्शन होते हैं वो बहुत डिफरेंट से, आपको कोर्ट में जाना है और वकालत, सब कुछ, वकालतनामा, सब कुछ आप बाकायदे, सब कुछ रिटन प्रेजेंट होकर करेंगे, सब कुछ। लेकिन इसमें कुछ नहीं, एक सूचना पहुंच गया, उसके द्वारा एक्शन, तो आम जनता के हित में है, इसलिए इसको कहा गया है जनहित याचिका। एक ऐसा याचना जो आम जनता के हित में, अपने हित में, पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, इसलिए इसको कहा गया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आम जनता के हित में, इसलिए जनहित याचिका। और इतनी बड़ी उम्दा सोच, इतना ग्रेट थिंकिंग एक महान जस्टिस पीएन भगवती के दिमाग में आया, जो आज भी ये व्यवस्था चल रहा है। तो इसलिए अब डिफरेंस हम देख लें रेट और पीआईएल में, तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन की बात जो रेट में दी गई है, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था है। आर्टिकल भी मैंने बताया, अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को ये अधिकार दिए गए, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था। जबकि पीआईएल, पहला डिफरेंस, जबकि पीआईएल ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 1985 में ये व्यवस्था है, पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, फादर ऑफ रिट आप कहेंगे मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान बनाए वही फादर ऑफ रिट है, रिट की व्यवस्था उन्होंने दिया। और फादर ऑफ पीआईएल किसको कहेंगे? जस्टिस पीएन भगवती साहब। अब देखें आगे डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस आप देखेंगे कि रिट के लिए आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना है, सारी काम रिटन करने हैं, लेकिन पीआईएल के लिए जिनकी समस्या, उनको कोर्ट में जाना ही नहीं, उनके लिए, आम जनता के लिए दूसरा जो प्रयास कर रहा है उसको भी प्रेजेंट होना जरूरी नहीं, लेटर राइटिंग करके
उस एड्रेस पर भेज दिया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, एक्शन हो जाएगा। या ये भी नहीं किया, फोन करके और न्यूज़पेपर मैगजीन ऑफिस में कर दिया और न्यूज़पेपर मैगजीन में न्यूज आया, उसके द्वारा न्यूज पढ़ करके जजेस, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस पीआईएल एक्शन ले लेते हैं। तो इस तरह से रीट और पीआईएल में एक मेजर डिफरेंस है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पीआईएल कहिए या रीट कहिए, बिल्कुल नहीं, क्लियर रहिएगा। और इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा जस्टिस पीएन भगवती साहब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए पर्सन who has held office who has held office as a permanent judge of high court cannot plead or act in any court or before any authority in India except the Supreme Court। ध्यान दीजिएगा, दरअसल इसमें यह कहा गया है कि हाई कोर्ट का जो परमानेंट जज है उसके लिए व्यवस्था दिया गया है कि वो हाई कोर्ट का परमानेंट जज जो है ऑफ ए हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड एक्ट, सिर्फ एक्सेप्शन में दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर और कहीं न अपना वकालत प्रैक्टिस कर सकता है और नहीं किसी भी तरह से कोई काम कर सकता है, रोका गया। ये सेंटेंस कह रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 220, तो अनुच्छेद 220 में यह बात क्लियर मेंशन है, हाई कोर्ट का जो जज है परमानेंट जज और अपने पद से अवकाश प्राप्त किया, रिटायर्ड हुआ, तो वकालत तो कहां करेगा, प्रैक्टिस कहां करेगा, सुप्रीम कोर्ट में और अदर हाई कोर्ट। अदर हाई कोर्ट से मीनिंग क्या है, आज के डेट में आपके कंट्री में 25 हाई कोर्ट्स हैं। वह हाई कोर्ट का जज जो परमानेंट था तो किसी एक हाई कोर्ट में जज रहा अथवा ट्रांसफर हुआ तो दूसरे हाई कोर्ट, सारे 25 हाई कोर्ट में तो जज रहा नहीं, एक में रहा, अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो एक ही, ट्रांसफर हुआ तो दूसरे में, तो दो में भी रहा तो अभी भी 23 हाई कोर्ट्स बचे हैं। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा और नेक्स्ट कहां प्रैक्टिस करेगा, अदर हाई कोर्ट जहां उसने परमानेंट जज रहा ही नहीं। तो अगर दो में रहा तो 23 हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के 23 उच्च न्यायालय हैं जहां प्रैक्टिस कर सकता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं बाकी हाई कोर्ट में भी वकालत करेगा जहां पर वो जज नहीं रहा। ठीक है, कहां वकालत नहीं करेगा, जिस हाई कोर्ट में जज रहा है वहां वकालत नहीं करेगा, और हाई कोर्ट्स के नीचे के सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट, सभी अधीनस्थ न्यायालय में वह वकालत नहीं कर सकता। तो इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दिया गया है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है, गलत है। ये होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स, अगर होता तो सेंटेंस सही होता, ऐसा नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, अदर हाई कोर्ट की चर्चा नहीं है, इसलिए सेंटेंस गलत है। तो आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, ए पर्सन इज नॉट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया अनलेस ही हैज फॉर एटलीस्ट 5 years हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये जो यहां व्यवस्था किया गया हाई कोर्ट के जज के लिए क्वालिफिकेशन एबिलिटी की बात की गई, तो यहां पर यह कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के लिए एलिजिबिलिटीज की जो बात की गई है, योग्यता की बात की गई है, उसमें कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो कोई भी न्यायिक ऑफिस में यानी न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष जज रहा हो, जुडिशियल ऑफिस में काम किया हो, वही हाई कोर्ट के जज के रूप में क्वालिफाइड होगा, योग्य माना जाएगा, ये कहा गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये गलत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 217 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में यह कहा गया है इनकी योग्यता में, नंबर फर्स्ट भारत का नागरिक, नंबर नेक्स्ट ये कहा गया है कि कोई भी जुडिशियल ऑफिस यानी किसी भी कोर्ट में कम से कम 10 years काम करने का अनुभव, एज ए जस्टिस 10 वर्षों का अनुभव, और हाई कोर्ट से नीचे का मतलब क्या होगा, सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष जज पद पर, जुडिशियल पोस्ट पर काम करने का अनुभव, एटलीस्ट कितना 10 years, इससे कम नहीं होना चाहिए। और अब ध्यान दीजिएगा, सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कितने, एटलीस्ट 5 years,
10 इयर्स की बात नहीं की गई है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी सेंटेंस रॉन्ग है, गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, अब समझिए। ये ऑप्शन दिया गया है 1 ओनली, गलत है। 2 ओनली, ये भी गलत है। सी दिया गया बोथ 1 एंड 2, ये भी गलत है, सही कोई नहीं है। नेक्स्ट दिया गया है नाइदर 1 नॉर 2, बच्चों यही सही है डी, क्योंकि दोनों रॉन्ग है, दोनों में से कोई सही नहीं है। तो अब हम लोग समझ गए इसके बारे में, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। नेक्स्ट बातें करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम द राइट टू। देखिए भारत के संविधान में, पहले इसका हिंदी समझ लीजिए, एक ब्रिटिश नागरिक जो है, जो भारत में रहता है, वो इनमें से किसके अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकता। कुछ फ्रीडम नीचे दिए गए हैं, उनमें देखना है कौन सा फ्रीडम है, कौन सा अधिकारों की बात की है, कौन सा अधिकार है जिसके मामले में क्लेम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर इस बात का नॉलेज दे दूं, इस बात का ज्ञान आपको दे दूं, क्लासिफाई करके मैं बता दूं, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है, फॉरेनर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता। तो कुछ इस तरह से मूल अधिकार भारत के संविधान में है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, भारत में ही फॉरेनर जो रहते हैं उनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रदान नहीं करता, वे मूल अधिकार विदेशियों को नहीं उपलब्ध होते। समझिएगा, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 15 में दिया गया धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध की बात की, यानी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और मैंने अभी ग्राउंड बताया, धर्म, रिलीजन, मूल वंश, रेस, कास्ट, जाति, लिंग, सेक्स और बर्थ प्लेस, जन्म स्थान, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं। 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी यहां जो किया गया है व्यवस्था, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉय, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। और नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल है 19 में फ्रीडम की बात की गई है। इसी प्रकार से देखा जाए तो नेक्स्ट आर्टिकल होगा, ये क्या होगा 29, 30 एटसेट्रा, कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, ये आर्टिकल फॉरेनर को नहीं। और शेष जो आर्टिकल हैं वो इंडियन सिटीजन और फॉरेनर सबके लिए। तो अभी मैंने कहा आर्टिकल 19 सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए। आर्टिकल 19 का फर्स्ट फ्रीडम है, 19 में फ्रीडम की बात की गई, फर्स्ट फ्रीडम है क्या, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एंड सेकेंड फ्रीडम है आर्टिकल 19 का, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, यानी शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन का। और थर्ड फ्रीडम इसमें दिया गया है क्या, टू फॉर्म यूनियन, एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई संघ या समिति बनाने का भारतीय नागरिकों को फ्रीडम। इसी तरह से नेक्स्ट फ्रीडम 19 में दिया गया है ऑल ओवर इंडिया में भ्रमण करने का, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया। और नेक्स्ट दिया गया है फ्रीडम इसमें रिसाइड एंड सेटल, अधिवास और निवास। और नेक्स्ट फ्रीडम दिया गया है क्या, ट्रेड प्रोफेशन, यानी बिजनेस, व्यापार, ट्रेड का अवसर दिया गया है। और लास्ट फ्रीडम जो 19 का है वही यहां ए पॉइंट में है। तो 19 आर्टिकल जो है वो है सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, फॉरेनर के लिए नहीं। और यहां क्वेश्चन में है ब्रिटिश सिटीजन, तो कोई भी फॉरेनर होगा, वो ब्रिटेन का हो, यूएसए का हो, चाइना का हो, पाकिस्तान, कहीं का भी हो, इंडिया में रहता है, उसको आर्टिकल 19 का फ्रीडम उपलब्ध नहीं होगा। और व्यापार, बिजनेस, ट्रेड, कारोबार, प्रोफेशन, ये आर्टिकल 19 का फ्रीडम है, इसलिए ये विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए 19 आर्टिकल के अगेंस्ट, 19 आर्टिकल का फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, तो 19 आर्टिकल का है, इसलिए इसके अगेंस्ट कोई विदेशी जो भारत में रहता है वो क्लेम नहीं कर सकता। बाकी इक्वलिटी बिफोर द लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता डी में। ये सभी ऐसे फ्रीडम हैं,
इस तरह के अवसर हैं जो भारतीय नागरिक और विदेशी सबके लिए है, तो इनके अगेंस्ट वो क्लेम कर सकता है। लेकिन ये जो है 19 का फ्रीडम है, आर्टिकल 19 का, इसलिए इनके अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकते। तो सही ऑप्शन होगा बच्चों 19। ऐसे क्वेश्चन को करते हुए सबसे पहले देखना है कि कौन सा ऐसा अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, और जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए होगा, इस क्वेश्चन का जवाब वही होगा। तो इसलिए सही जवाब होगा ए ऑप्शन। क्लियर? आइए नेक्स्ट ऑप्शन की हम लोग बात करते हैं, और नेक्स्ट ऑप्शन होगा इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वलिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स देयर। तो 5 कौन से आर्टिकल हैं जो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है? समझिएगा, यहां पर ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कितने प्रकार के हैं फंडामेंटल राइट्स, उनको क्लासिफाई कर लीजिए। तो नंबर फर्स्ट टाइप्स का फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इक्वलिटी। पहले प्रकार के मूल अधिकार राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार। और राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार आते हैं आर्टिकल 14 टू 80, यानी समानता के अधिकार राइट टू इक्वलिटी आता है अनुच्छेद 14 से 18 तक। क्लियर? तो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा क्या? सी, आर्टिकल 14 टू 18। ध्यान दीजिए, ए ऑप्शन दिया है 16 टू आर्टिकल 20। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 18 तक ही है, 19 और 20 ये फ्रीडम है, इक्वलिटी की बात नहीं। तो दूसरे प्रकार का जो फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये गलत है, दूसरे प्रकार में आएगा 19, 20, गलत हो गया। बी दिया गया है आर्टिकल 15 टू आर्टिकल 19, ये भी गलत है, क्योंकि 14 टू 18 है इक्वलिटी का टाइप, यानी पहले प्रकार का जो फंडामेंटल राइट्स है इक्वलिटी का, ये 14 टू 18, जबकि यहां 19 तक दिया है, 14 छोड़ दिया, ये भी गलत हो गया। सी में दिया है 14 टू 18, ये सही होगा। और आर्टिकल 13 टू आर्टिकल 12, ये भी आर्टिकल 17, ये भी गलत होगी। तो सही जवाब जो टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट का क्लासिफिकेशन पर हम लोग विचार कर लिए, क्लियर हो गया। सही जवाब इसका होगा क्या? ऑप्शन सी, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, ये है राइट टू इक्वलिटी। इसमें 5 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18। तो टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो क्लासिफाई किया गया है उस पर आप विचार कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बोथ टू द लोकसभा एंड राज्यसभा। ये असर्शन है, कथन है। तो देखिएगा, ये कथन असर्शन ही गलत है। कहा गया है कि संघीय मंत्री परिषद जो है वह लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है, ये गलत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 75, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल, यानी संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी लोकसभा के प्रति। अंडर आर्टिकल 75 रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात जहां की गई है वहां राज्यसभा का नाम नहीं है, यानी केंद्र की सरकार या संघीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है सिर्फ लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति नहीं। और इसका एविडेंस भी मैंने दिया, प्रमाण भी दिया, आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 में कहा गया है। इसलिए ये सर्सन, ये कथन गलत है, रॉन्ग है, क्योंकि इसमें कहा गया है बोथ टू द लोकसभा एंड राज्यसभा, गलत हो गया, रॉन्ग है। अब रीजन की बात हम लोग देखें, कारण की बात देखें, ये गलत है या सही, इस पर विचार करें। द मेंबर्स ऑफ बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू द मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। इसमें कहा गया है कि संघ सरकार या केंद्र की सरकार के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य योग्य होते हैं। तो बच्चों कंफर्म कर लीजिए,
जहां तक संघीय मंत्री परिषद की बात की गई है, केंद्रीय मंत्री परिषद की बात, मंत्री होने के लिए जो एलिजिबिलिटीज की बात की गई है, उसमें क्लियर कहा गया है कि राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी हाउस का मेंबर। तो मंत्री होने के लिए बाउंडेड नहीं है कि राज्यसभा का ही मेंबर हो। मंत्री होने के लिए यह भी बाध्य नहीं है, बाउंडेड नहीं है कि सिर्फ लोकसभा के मेंबर हो, दोनों में से किसी हाउस का मेंबर हो। एक बात और बता दूं, आर्टिकल 75 के ही नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर किसी ऐसे व्यक्ति को रिकमेंड करता है, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है मिनिस्टर्स के लिए। प्राइम मिनिस्टर को पावर है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के मेंबर के लिए यानी मंत्री के लिए रिकमेंड प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रेसिडेंट सिग्नेचर करते हैं। अर्थात प्राइम मिनिस्टर एंड अदर ऑल मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद के अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, लेकिन अन्य मंत्री जो नियुक्त होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर, वह मेंबर राज्यसभा का हो या लोकसभा का, प्रधानमंत्री रिकमेंड करेंगे, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे, नियुक्त हो गया। लेकिन यह भी कहा गया है व्यवस्था कि कोई व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस का मेंबर ना हो, अगर प्राइम मिनिस्टर के लिए योग्य दिखता है, उनके लिए फेथफुल है, भरोसेमंद है, योग्य है सरकार के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड कर दिए, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो गया, वह हो गया मंत्री। जबकि लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी हाउस का मेंबर नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति मंत्री अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कब तक रहेगा? मैक्सिमम 6 मंथ, अधिकतम 6 महीना मंत्री रहेगा। विद इन 6 मंथ दोनों में से किसी एक हाउस का मेंबर होना जरूरी है। और मेंबर के लिए यह नहीं कहा गया है कि इलेक्टेड हो, इलेक्टेड या नॉमिनेटेड जैसे भी हो, किसी हाउस का मेंबर हो। अगर दोनों में से किसी एक हाउस का मेंबर हो गया तो आगे वह मंत्री रहेगा। अगर दोनों में से किसी एक हाउस का 6 मंथ के लास्ट डे तक, 6 महीने के आखिरी दिवस तक वो दोनों में से किसी एक हाउस का सदस्यता नहीं प्राप्त किया, तो छठे महीने का लास्ट डे, 6 मंथ का लास्ट डे, ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उसका मिनिस्टर पोस्ट वैकेंट। तो भारतीय संविधान के अनुसार छठे महीने का आखिरी दिन उनका मंत्री पद रिक्त माना गया है, ये व्यवस्था है। तो आपने देखा ये स्टेटमेंट सही माना जाएगा, ये रीजन सही है, यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस का मेंबर होगा, संघ में या संघ सरकार, केंद्र सरकार के मंत्री होने के लिए एलिजिबल है, योग्य है, ये सही है। अब आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है कि बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गलत है। बी दिया गया है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों ट्रू है ही नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी रॉन्ग है, ये भी गलत है। डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, बिल्कुल सही है, क्योंकि आर ट्रू है, रीजन ट्रू है, एसर्शन यानी ए रॉन्ग है। तो सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा। तो फर्स्ट लोकसभा का स्पीकर कौन था, इस पर हम लोग बात करते हैं। ए ऑप्शन हुकुम सिंह, बी ऑप्शन जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, शॉर्ट में इनको जीवी मावलंकर कहते हैं, और के एम मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, और नेक्स्ट यूएन देवर। समझिएगा, इसका सही जवाब होगा जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। समझें इस पे। दरअसल हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली लंबे समय तक, भारत की संविधान सभा लंबे समय तक डुअल रोल, दोहरा काम कर रही थी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जब काम करती थी, संविधान निर्माण का जब काम करती थी, तो हेड हुआ करते थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो संविधान सभा सब जब संविधान निर्माण के काम करती थी, तो इसके हेड होते थे संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वही संविधान सभा पार्लियामेंट का भी रोल प्ले करती थी, उस समय पार्लियामेंट नहीं था, तो ये भी काम करती थी पार्लियामेंट का भी, क्या काम? लॉ मेकिंग का। तो जब पार्लियामेंट के रूप में रोल प्ले करती थी, तो ये
पार्लियामेंट के हेड हुआ करते थे कौन? जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अब क्या हुआ? दरअसल एक बड़ा टेंशन हुआ संविधान सभा को। टेंशन इस बात की हुई क्योंकि संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने अंडर आर्टिकल 54 व्यवस्था की थी। अनुच्छेद अंडर आर्टिकल 54 यानी अनुच्छेद 54 में व्यवस्था की थी प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, और प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन की व्यवस्था था बाय इलेक्टोरल वोट। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए व्यवस्था था निर्वाचन मंडल के द्वारा। और उस समय संविधान सभा को चिंता हुआ, क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल बोर्ड संविधान सभा के मेंबर थे। पॉइंट फर्स्ट, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। सेकेंड पॉइंट, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। एंड थर्ड पॉइंट, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और आज के डेट में बच्चों दो ही संघ राज्य हैं जहां असेंबलीज हैं, एक दिल्ली, सेकंड पुदुचेरी। अब संविधान सभा के सदस्यों ने विचार किया कि इलेक्टोरल बोर्ड जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए है, उस इलेक्टोरल बोर्ड में फर्स्ट पॉइंट जो पार्लियामेंट की बात की गई है, इलेक्टेड मेंबर, हमारे यहां तो पार्लियामेंट इंडिया में है ही नहीं है। पार्लियामेंट का काम तो हम असेंबली, एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लोग करते हैं। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो एक बड़ा प्रॉब्लम, बड़ा संकट है। कैसे होगा? इलेक्टोरल बोर्ड तो एब्सेंट है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने विचार किया कि ये फर्स्ट टाइम जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमारे कंट्री में होगा, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल बोर्ड का रोल प्ले करेगी कौन? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो जाने के बाद भी इसको डिसॉल्व नहीं किया जाएगा, समाप्त नहीं रहेगा। इसी कारण से ये इसका एग्जिस्टेंस अस्तित्व था। और भी समस्या था। नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान, जनगण मन अभी एक्सेप्टेड नहीं था। नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम भी अभी स्वीकार, एक्सेप्टेड नहीं था। इसलिए राष्ट्रपति का, प्रथम राष्ट्रपति का इलेक्शन, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत, ये सब काम किया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 24 जनवरी 1950। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को निर्वाचित हुए संविधान सभा के द्वारा। और नेशनल एंथम एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। एंड नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जैसे ये सारे महत्वपूर्ण काम किए, 24 जनवरी 1950 को ही मैंने बताया कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के रूप में रोल प्ले करता था तो हेड राजेंद्र प्रसाद, जब पार्लियामेंट के रूप में रोल प्ले करता था तो हेड कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। तो 24 जनवरी 1950 को एज ए असेंबली डिसॉल्व कर दिया गया, कंप्लीटली कन्वर्ट कर दिया गया, पूरी तरह से ये कन्वर्ट कर दिया गया। किस रूप में? ये कर दिया गया पार्लियामेंट के रूप में। तो जब तक हमारे देश में जनरल इलेक्शन नहीं हुआ था, 1951-52 में जनरल इलेक्शन हुआ, जब तक नहीं हुआ तब तक संविधान सभा ही संसद, पार्लियामेंट के रूप में काम करती थी। और जैसे ही जनरल इलेक्शन हुआ, बस असेंबली खत्म हो गई। तो इसलिए हमारे देश के पहले स्पीकर यही थे, जीबी मावलंकर। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा बी। और नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों आज हम लोग इतना ही बातें करते हैं। कुछ क्वेश्चन अगले जो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बात फिर से मैं कहना चाहूंगा, ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर
आप सभी का सम्मान स्वागत है। इनका इंक्वायरी नंबर आप सभी कुछ आपको मिलेगा। हमारे यहाँ पीसीएस और आईएएस के पीटी कम मेंस बैच चल रहे हैं, उनमें आप क्लास लेकर देखें। इसमें जो बैचेस चल रहे हैं, मेंस में राइटिंग भी हमारे टीचर आपको सिखाएंगे और इस तरह से पीटी के लिए जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल, हर तरह के क्वेश्चन पर वो आपको बातें करेंगे और इस नजरिए से, इस दृष्टिकोण से सभी फैकल्टीज अनुभवी हैं, इस नजरिए से पढ़ाएंगे जो चांसेस हैं किसी भी सेक्शन से कोई डाउट, किसी तरह से कंफ्यूजन रहने के चांसेस नहीं होगा। तो इस प्रकार से आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में इसी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर फिर हम मिलेंगे और हर तरह के क्वेश्चन पर आपसे बातें करेंगे और इसी के साथ